आज फिर अलमारी खोलते ही अनुपमा की नज़र जब बनारसी साड़ी पर पड़ी तो वो उदास हो उठी। साड़ी को हाथ में उठाकर उसे सहलाते हुए वो सोचने लगी कि आज भी इसकी सुंदरता में कोई फर्क नहीं पड़ा है और इसका रंग तो आज भी वैसे ही चटक है जैसे सालों पहले था। याद है उसे अपने बहुभात रिसेप्शन पर जब उसने ये साड़ी पहनी थी, तब जाने कितनों की नज़रें इस बनारसी साड़ी पर अटक गई थी। अटके भी क्यों ना, ये बनारसी साड़ी थी ही इतनी खूबसूरत। केवल खास शुभ अवसरों पर ही अनुपमा इस बनारसी साड़ी को पहनती और फिर तुरंत उसे ड्राई वॉश करवाकर अलमारी में रख दिया करती थी। अपनी शादी की सालगिरह पर भी वो जब ये बनारसी साड़ी को पहनती तो राज उसके पति उसे अपलक देखते रह जाते थे, जैसे वो आज भी कोई नई नवेली दुल्हन हो। लाल हरे रंग की इस बनारसी साड़ी में अनुपमा का गोरा रंग और दमक उठता था। मम्मा पापा कब से आपको आवाज़ दे रहे हैं, पीछे से जब रिया बोली तो अनुपमा ने ये बनारसी साड़ी झट से अलमारी के एक कोने में लगभग ठूंस दी और कुछ यूं ही ढूंढने का नाटक करने लगी। आप अलमारी में क्या ढूंढ रही हो मम्मा, रिया ने पूछा तो अनुपमा बोली, नहीं तो कुछ भी तो नहीं। लेकिन उसे लगा कि अनुपमा हाथ में कुछ पकड़े अपने आप में बुदबुदा रही थी और जैसे ही उसकी आवाज़ सुनाई पड़ी झट से उसने वो चीज़ अलमारी में रख दी। लेकिन पता नहीं वो झूठ क्यों बोल रही है कि अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी पर मिल नहीं रहा। आप बताओ, मैं ढूंढ देती हूँ ना, रिया बोली तो अलमारी बंद कर अनुपमा कहने लगी कि नहीं नहीं कुछ खास नहीं, तुम रहने दो। ठीक है मम्मा, लेकिन वो पापा आपको बुला रहे हैं, जल्दी आ जाओ। हाँ हाँ मैं आती हूँ, तुम जाओ, बोलकर अनुपमा ने फिर एक बार अलमारी खोलकर उस चीज़ को देखा और भरे मन से अलमारी बंद कर दी। बोलो, कुछ कहना चाह रहे थे तुम, सोफे पर राज के बगल में बैठती हुई अनुपमा बोली। तो राज कहने लगा कि उनकी शादी की 25वीं सालगिरह पर अमेरिका से पल्लवी दीदी अपने पति के साथ आ रही हैं, तो सोच रहा हूँ कि ऊपर का कमरा ठीक ठाक करवा कर पूरे घर को पेंट करवा दिया जाए, थोड़ा अच्छा लगेगा। अरे तो मुझसे पूछे क्यों, जो करना है वो करो, जरा झुंझलाती हुई अनुपमा बोली। ऐसा लगता है कि जैसे हर काम तुम मुझसे पूछ कर ही करते हो। रिया ने महसूस किया कि जब से वो अपने कमरे से बाहर आई हैं थोड़ा बेचैन नजर आ रही हैं। कारण क्या है नहीं पता उसे, पर जानना चाहती है। अरे इसीलिए पूछ रहा हूँ कि तुम कहो तो करा दें। आधी बात बोलकर राज चुप हो गए। फिर बोले, अच्छा आलोक को वॉक पर से आ जाने दो, फिर बात करते हैं। ये लो, आलोक भी आ गया। मैं कह रहा था कि ऊपर का कमरा ठीक ठाक करवा कर पूरे घर में पेंट करवा दिया जाए तो कैसा रहेगा। दीपावली भी आ रही है। हाँ, थोड़ा खर्चा तो आएगा, लेकिन घर की लाइफ बढ़ जाएगी। बोलो तुम क्या कहते हो। आलोक की तरफ देखकर राज बोले तो वो कहने लगा कि ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, तो फिर ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ। अनुपमा की तरफ देखते हुए राज बोले और फिर उठकर ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगे। अनुपमा ने उनकी बातों पर हाँ ना कुछ भी नहीं कहा और वो भी उठकर किचन में चली आई। किचन में भले ही वो रिया का हाथ बटा रही थी, पर उनका दिल दिमाग अब भी उसी साड़ी पर अटका हुआ था कि काश काश वैसा ना हुआ होता तो कितना अच्छा होता। अनुपमा को गुमसुम उदास देखकर रिया ने कई बार हिम्मत जुटाई पूछने की कि क्या बात है, क्यों वो इतनी चुपचाप है, लेकिन पूछ ना पाई। खैर, खा पी कर आलोक और राज दोनों ऑफिस के लिए निकल गए और कुछ देर बाद रिया भी
ये कहकर अपने ऑफिस के लिए निकल गई कि आज वो जल्दी घर आ जाएगी। कहीं न कहीं उसे अनुपमा की उदासी बेचैन कर रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें हुआ क्या है। भले ही राज और आलोक ने मार्क न किया हो, पर रिया इंसान का चेहरा अच्छे से पढ़ना जानती थी। अपनी सोच में डूबी रिया ऑफिस तो पहुंच गई, लेकिन इधर सबके ऑफिस जाने के बाद अनुपमा अपने कमरे में आकर सिसक सिसक कर रोने लगी। दरअसल आज ही के दिन अनुपमा की माँ का देहांत हुआ था और ये बनारसी साड़ी उसकी माँ की आखिरी निशानी थी उसके पास। वो इस दुख से मरी जा रही थी कि अपनी माँ की आखिरी निशानी भी वो संभाल कर नहीं रख पाई। ठीक से उसने तो मना किया था, पर राज ने ही जिद करके उसे दीपावली पर वो बनारसी साड़ी पहनने को मजबूर कर दिया था कि वो इस साड़ी में बहुत ही सुंदर लगती है। राज का मन रखने के लिए जब वो उस बनारसी साड़ी को पहनकर छत पर दीपावली मनाने गई, तो जलता हुआ एक फूल चक्री उसके आंचल में लग गया और देखते ही देखते उसका आंचल जलने लगा। वो तो राज ने देख लिया, वरना उस साड़ी के साथ अनुपमा भी जलकर खाक हो जाती उस दिन। दोस्त तो इसमें किसी का भी नहीं था, एक होनी थी जो हो गई। लेकिन अनुपमा आज भी उस बात के लिए राज को ही दोषी मानती है कि उसकी जिद के कारण उसकी माँ की आखिरी निशानी आग में जल गई। पहन तो नहीं सकती अब वो उस साड़ी को, पर उसकी माँ की आखिरी निशानी है, इसीलिए संभाल कर अलमारी में रख दिया। लेकिन जब कभी भी उसकी नज़र उस साड़ी पर पड़ती है तो दिल में माँ की याद फूंक मारने लगती है। अनुपमा की माँ ने इकलौती बेटी की शादी को लेकर हजारों सपने देख रखे थे। बचपन में ही वो उसके लिए गहने कपड़े जोड़ जोड़ कर रखती आई थी। राज से जब उसकी शादी तय हुई तो कितना रोई थी वो ये सोचकर कि नाजों से पली गुड़िया बेटी अब पराई हो जाएगी, फिर कैसे जिएगी वो उसके बिना। लेकिन फिर उसने खुद को ही समझाया था कि बेटियां पराई थोड़ी ही होती हैं, बल्कि शादी के बाद तो वे और अपने माँ बाप के करीब आ जाती हैं। और फिर कौन सा उसकी ससुराल बहुत दूर है, जब मन होगा चले जाएंगे मिलने, बिटिया भी आती रहेगी। सगाई के 1 महीने बाद ही शादी की डेट थी। शादी की लगभग सारी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन यहाँ होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। अनुपमा की शादी की खरीदारी करके जब उसके माँ बाबूजी वापस घर लौट रहे थे, तब एक ट्रक के टक्कर से उसकी गाड़ी खाई में जा गिरी, जिससे अनुपमा की माँ की मौके पर ही मौत हो गई, मगर उसके बाबूजी बच गए थे। चूँकि शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी, इसीलिए सबके विचार विमर्श से ये तय हुआ कि अनुपमा की शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि लड़के वाले शायद ना रुकें। और अगर उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता कहीं और तय कर लिया तो फिर हम क्या करेंगे। दिल पर पत्थर रखकर अनुपमा के बाबूजी ने कलपते हृदय से बेटी को विदा किया था। विदाई के समय उसकी माँ की बनारसी साड़ी अनुपमा के हाथों में पकड़ाते हुए बाबूजी बोले थे कि ये उसकी माँ की आखिरी निशानी है, जिसे वो उनका आशीर्वाद समझ कर रख ले। जब जब वो उस साड़ी को पहनेगी, लगेगा उसकी माँ उसके साथ साथ है। अपनी माँ की बनारसी साड़ी सीने से लगाते हुए अनुपमा सिसक पड़ी थी। ये बनारसी साड़ी अनुपमा के लिए सबसे अजीज थी, क्योंकि इस साड़ी में उसकी माँ की यादें जो बसी थी। जब भी वो इस साड़ी को पहनती, उसमें से उसे अपनी माँ की खुशबू आती थी। आज भी याद है उसे, जब भी उसकी माँ इस बनारसी साड़ी को पहनती थी, अनुपमा झांक झांक कर उसे देखती और कहती, माँ ये तो साड़ी बहुत सुंदर है, हम भी पहने जरा। उस पर उसकी माँ हंसती हुई कहती थी
कि अभी वो बच्ची है, नहीं संभलेगी उससे इतनी भारी साड़ी, लेकिन जब वो बड़ी हो जाएगी ना, तब इस साड़ी को पहन सकती है। इस बनारसी साड़ी में अनुपमा की माँ कोई देवी की तरह दिखती थी। वो अनुपमा को बताया करती थी कि ये बनारसी साड़ी उसकी शादी के लिए खास काशी से मंगवाई गई थी। उस बनारसी साड़ी की सबसे खास बात ये थी कि उसमें सोने चांदी के बारीक तार से तारकसी की गई थी। उसकी शादी के सारे गहने भी बनारस से गढ़वाए गए थे। अनुपमा की नानी का घर बिहार के भागलपुर जिला में पड़ता था। वहाँ उसके नाना बहुत बड़े जमींदार थे पहले, लेकिन अब ना तो जमींदारी रही और ना ही जमींदार रहे। उनके निकम्मे नालायक नाकारा बेटों ने पिता की सारी जमीन जायदाद बेच बाच कर शराब जुए में उड़ा डाला। व्यर्थ ही उन्होंने 3-13 करके इतना धन कमाया, सब बेकार ही गया ना। अनुपमा की माँ अपनी बनारसी साड़ी को सिंदूर चूड़ी की तरह ही सुहाग का प्रतीक मानती थी। वो अपनी साड़ी को बड़े ही यत्न से संभाल कर रखती थी। शुभ अवसरों पर ही वे इस साड़ी को पहना करती थी और फिर तह करके अच्छे से अलमारी में रख दिया करती थी। अनुपमा को ये साड़ी सौंपते हुए उसके बाबूजी ने कहा था कि ये बनारसी साड़ी उसकी माँ के दिल के बहुत करीब थी, इसीलिए वो इसे अच्छे से संभाल कर रखे। लेकिन अफसोस कि अनुपमा अपने बाबूजी की उम्मीदों पर खरी ना उतर पाई। रिया ने ऑफिस से आकर देखा तो अनुपमा अब भी अपने कमरे में लेटी हुई थी। मम्मा, ठीक हो आप? अनुपमा के पास बैठते हुए रिया ने पूछा तो वो बोली कि हाँ ठीक हूँ मम्मा, सुबह से देख रही हूँ आप उदास लग रही हो। प्लीज़ कोई बात है तो मुझसे शेयर कर सकती हो आप। अनुपमा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए रिया बोली, आलोक ने कुछ कहा आपसे? तो फिर पापा से झगड़ा हुआ क्या? अगर नहीं तो फिर क्या बात है, बताओ ना मुझे। अनुपमा क्या बताती उसे, क्या समझ पाएगी वो उसकी भावनाओं को? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि वो उसे समझती नहीं, लेकिन आज की जनरेशन को इमोशन जैसी बातें फिजूल ही लगती हैं। जब उसके खुद के बच्चे ही माँ की बातों को इमोशनल फूल बकवास कहकर हंसी में उड़ा देते हैं तो रिया से क्या उम्मीद लगाए वो। देखा नहीं क्या कैसे अनुपमा की जेठानी की बहू ने अपनी सास के दिए गले के नेकलेस को आउट ऑफ डेट बताकर उसे तुड़वा कर नया बनवा लिया था और बेचारी सास मुंह ताकती रह गई थी, कुछ बोल ही नहीं पाई थी वो, जबकि वो खानदानी नेकलेस था। मम्मा, मैं आपके लिए अदरक वाली कड़क चाय बना कर लाती हूँ, फिर हम साथ बैठकर पिएंगे, ओके? रिया ने इतने से प्यार से कहा कि वो ना चाहते हुए भी अनुपमा मुस्कुरा उठी। रिया समझ गई कि अनुपमा उसे कुछ बताना नहीं चाहती, इसीलिए उसने फिर उससे कोई सवाल नहीं किया, लेकिन मन में बात तो उमड़ घुमड़ कर ही रही थी। रिया है तो अनुपमा की बहू, लेकिन दोनों के बीच माँ बेटी जैसा प्यार था। दोनों में सहेलियों जैसा हंसी मजाक भी चलता। तो कभी गलती करने पर अनुपमा उसे डांट भी दिया करती थी। घर में जब उकताहट होने लगती तो दोनों सास बहू चाट पकौड़ी खाने के बहाने घर से निकल पड़ती और ढेर सारी शॉपिंग कर घर लौटती। कभी किसी उनका खाना पकाने का मन न होता तो दोनों आपसी सहमति से बाहर से ही कुछ ऑर्डर करके मंगवा लेती और फिर खूब मज़े से नेटफ्लिक्स पर अपनी मनपसंद फिल्म लगाकर देखती। अजब ही कहानी है इन सास बहू की। रिया को वो सिर्फ 1 साल से जानती हैं, लेकिन लगता है उससे उनका वर्षों का रिश्ता है। अपने इकलौते IIT इंजीनियर बेटे के मुंह से जब अनुपमा और राज ने ये सुना था कि वो अपनी ही ऑफिस में काम करने वाली
रिया नाम की एक क्रिश्चियन लड़की से प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है। तो दोनों शॉक्ड रह गए थे। राज तो एकदम से आग बबूला हो उठा था और अपना आपा खोते हुए बोला था कि इस घर में कभी कोई क्रिश्चियन लड़की हमारी बहू बनकर नहीं आ सकती, और अगर आलोक उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता तो वो इस घर को छोड़कर जा सकता है। आलोक ने भी तहस में आकर बोल दिया, तो ठीक है, वो इस घर से निकल जाएगा, पर रिया को कभी अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकता। वो बाप बेटे के बीच रोज के खींचातानी में अनुपमा पिस रही थी। घर का माहौल बिगड़ रहा था, इसीलिए अलग हो रहा था, और ये सब तो हो रहा था उस रिया की वजह से। उसने ही बाप बेटे के बीच इतनी बड़ी खाई पैदा कर दी थी कि वे एक दूसरे का मुंह तक देखना पसंद नहीं करते थे। उनके बीच बात की शुरुआत झगड़े से शुरू होकर झगड़े पर ही खत्म होती थी। इधर अनुपमा ना तो अपने बेटे को समझा पा रही थी और ना ही पति को। किसी एक का साथ देती तो दूसरे की नज़रों में बुरी बन जाती। वो अजीब ही स्थिति हो गई थी उसके घर में। वैसे अगर आलोक अपनी जगह सही था तो राज भी कहाँ गलत थे। कोई भी बाप ये कैसे सहन कर सकता है कि उसका बेटा जात बिरादरी से बाहर जाकर शादी करे, वो भी एक ऐसी लड़की से जिसके माँ बाप का तलाक हो चुका है। आखिर रहना तो उन्हें इसी समाज में है ना, और कल को उन्हें अपनी बेटी मीठी की भी तो शादी करनी है ना। कौन करेगा फिर उससे शादी जब पता चलेगा कि अनुपमा और राज ने एक क्रिश्चियन बहू उतारी है तो। लेकिन ये बात आलोक समझ ही नहीं पा रहा था। इसीलिए जब अनुपमा ने फैसला किया कि वो रिया से मिलकर उसे समझाएगी कि वो उसके बेटे की जिंदगी से खुद ही निकल जाए, इसके लिए वो उसे मुंह मांगी कीमत देने को भी तैयार थी। लेकिन रिया से मिलकर अनुपमा के सारे फैसले धरे के धरे रह गए। इतनी मासूम बच्ची थी वो कि उसे देखते ही अनुपमा को उससे प्यार हो गया, और जब झुककर उसने अनुपमा के पांव छुए और माँ कहकर उसके गले लग गई तो अनुपमा का रोम रोम सिहर उठा। उसे लगा जैसे मीठी उसके गले लग रही हो। कुछ तो बात है इस लड़की में। ऐसे ही नहीं आलोक इसकी खातिर सब कुछ छोड़ने को तैयार हो गया। अपने मन ही मन में सोच अनुपमा ने मन ही मन फैसला कर लिया कि यही लड़की उसके घर की बहू बनेगी। घर आकर अनुपमा ने राज को विस्तार से सब कुछ बताया और कहा कि वो जरा ठंडे दिमाग से सोचे, और जिंदगी आलोक को गुजारनी है रिया के साथ तो फैसला भी उसी का होना चाहिए। राज जमाना बहुत आगे बढ़ चुका है। अगर हम माँ बाप अपने बच्चों को अपनी सोच के दायरे में बांधने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है एक दिन बच्चे वो दायरा तोड़कर बाहर निकल जाएं और फिर कभी वापस ही ना आएं। इसीलिए कह रही हूँ कि तुम एक बार रिया से मिलकर तो देखो, देखना कैसे तुम्हारा भी दिल पिघल जाएगा उससे मिलकर। अनुपमा के बहुत समझाने पर राज उससे मिलने के लिए राजी तो हो गया, पर मन से नहीं। लेकिन वो जब रिया से मिला तो लगा शायद वो खुद भी आलोक के लिए इतनी अच्छी लड़की नहीं ढूंढ पाता कभी। राज ने खुले दिल से आलोक और रिया की शादी की, रजामंदी ही नहीं दी बल्कि धूमधाम से पूरे समाज के सामने अपने बेटे का विवाह भी किया और ग्रैंड पार्टी रखी शहर के सबसे बड़े होटल में, जहां बात बिरादरी के लोग भी मौजूद थे। सामने से तो नहीं, पर वे पीठ पीछे कहने से बाज नहीं आए कि क्या अपनी जात बिरादरी में लड़की कम पड़ गई थी जो ये लोग क्रिश्चियन बहू उठा लाए अपने बेटे के लिए। लेकिन वो कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। उन्हें रत्ती भर भी इस बात से फर्क नहीं पड़ा कि लोग पीठ पीछे उनके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। फर्क तो इस बात से पड़ रहा था कि आलोक और रिया एक दूसरे के साथ कितने खुश दिख रहे थे। जानबूझकर रिया अनुपमा को बाहर घुमाने ले गई थी
ताकि उसका मूड थोड़ा ठीक हो, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ। अनुपमा की चुप्पी जब रिया के बर्दाश्त के बाहर हो गई, तब उसने आलोक से बात की, लेकिन वो कहने लगा कि उसे क्या पता कि अनुपमा क्यों उदास है। हुआ होगा राज से किसी बात पर झगड़ा। मीठी बेंगलोर में मेडिकल की पढ़ाई कर रही है, तो पूछने पर उसने भी फोन पर वही बात दोहराई कि शायद राज से अनुपमा का झगड़ा हुआ होगा, इसीलिए उसका मूड ऑफ होगा। राज से पूछा तो बोला नहीं, तो लेकिन लग रहा है अनुपमा लड़ने के मूड में है, इसीलिए उसे बचकर रहना होगा। राज की बात पर रिया को हंसी आ गई। पापा सच में बताइए ना, मम्मा उदास क्यों हैं? कल मैंने मम्मा को उनकी अलमारी से कुछ निकालते देखा था, पर मुझे देखकर उसे अलमारी में छिपा दिया। क्या चीज़ हो सकती है, आपको पता है? उस पर राज कहने लगा कि हाँ पता है उसे। क्या, बताइए ना प्लीज़ पापा। राज बताने लगा कि उसके पास उसकी माँ की एक आखिरी निशानी बनारसी साड़ी थी, जो कि दिवाली के पटाखों में जल गई थी। उसने सोचा था उस बनारसी साड़ी को वो अपनी 25वीं शादी की सालगिरह पर पहनेगी, लेकिन अब तो पहन ही नहीं सकती ना, और इसीलिए भी दुखी है वो कि कल ही के दिन उसकी माँ का देहांत हुआ था। ओह, तो इसीलिए मम्मा कल रो रही थी। अपने मन में सोच रिया सोचने लगी कि ऐसा क्या करे जिससे अनुपमा की खुशी वापस आ जाए। लेकिन क्या? मीठी को फ़ोन लगाकर पूछा तो वो कहने लगी कि उसके पास कोई आइडिया नहीं है, लेकिन वो साड़ी माँ को बहुत अजीज थी। याद है उसे कॉलेज की फ्रेशर पार्टी में जब उसने वो साड़ी पहनने के लिए मांगा था, तब अनुपमा ने ये कहकर उस साड़ी को देने से मना कर दिया था कि एकदम अल्लड़ हो तुम, फाड़ दोगी, इसीलिए कोई दूसरी साड़ी पहन लो। वो समझ गई रिया की बात क्या है, और वो साड़ी अनुपमा को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी है। उस रोज़ जब अनुपमा किसी काम से घर से बाहर गई, तब रिया ने उसकी अलमारी से वो साड़ी निकाल कर देखा। सच में साड़ी बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसका आंचल बुरी तरह से जल चुका था, बिल्कुल भी पहनने लायक नहीं बची थी। देर रात तक रिया यही सोचती रही कि ऐसा क्या करे वो जिससे अनुपमा की खोई खुशियाँ वापस लौट आएं। आलोक, सुनो ना, मम्मा पापा की 25वीं एनिवर्सरी पर हम उन्हें क्या गिफ्ट देंगे? आलोक का ध्यान अपनी तरफ करती हुई रिया बोली, क्या देंगे? शहर के सबसे बड़े होटल में उनके लिए सरप्राइज पार्टी रखते हैं। आलोक बोला। वो तो ठीक है, लेकिन कुछ और सोचो ना। रिया बोली, तो हम उन्हें क्या बढ़िया सी एक गाड़ी गिफ्ट करते हैं। आलोक ने दिमाग चलाया, कुछ ऐसा जिसे देखते ही मम्मा का चेहरा खिल उठे। रिया बोली, तो फिर तुम ही सोचो क्या देना है, क्योंकि तुम में ही ज़्यादा दिमाग है। खींचते हुए आलोक बोला, सो तो है ही। बोलकर रिया खिलखिला पड़ी, तो आलोक ने उसे घुरा कर देखा। जस्ट जोकिंग। बोलकर रिया ने सॉरी तो बोल दिया, लेकिन सवाल अब भी वही था कि ऐसा क्या गिफ्ट दिया जाए जिससे अनुपमा का चेहरा खिल उठे। अपनी सोच में डूबी रिया यूं ही मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी कि एक जगह उसका हाथ रुक गया। सोच लिया उसने कि 25वीं एनिवर्सरी पर वो अनुपमा को क्या गिफ्ट देगी। मम्मा, ये लहंगा कितना सुंदर है ना। सुबह की चाय पीते हुए रिया बोली, तो अपने चश्मे को ठीक करते हुए अनुपमा कहने लगी कि हाँ, सच में बड़ा ही खूबसूरत लहंगा है ये तो। मम्मा, आप पर ये बहुत अच्छा लगेगा लहंगा। सच में। उसकी इस बात पर अनुपमा को हंसी आ गई कि अब इस उम्र में वो लहंगा पहनेगी। क्यों नहीं पहन सकती हो आप लहंगा? अपनी 25वीं एनिवर्सरी पर आप लहंगा ही पहनेंगी बस। एक बच्ची की तरह जिद करती हुई रिया बोली। तो अनुपमा को कहना पड़ा कि ठीक है भाई, पहन लेगी वो लहंगा अपनी एनिवर्सरी पर।
लेकिन फिर उसे भी लहंगा पहनना पड़ेगा। ओके डन। रिया बच्ची की तरह अनुपमा के गले से लिपट गई। चलो, लहंगा पहनने के लिए तो मैंने मम्मा को राजी कर लिया, लेकिन अब आगे के प्लान के लिए मुझे बुद्धू आलोक सॉरी पति देव की मदद लेनी पड़ेगी। अपने मन में ही सोच रिया ने और एक गहरी सांस ली। फिर आलोक को सारी बातों से अवगत कराते हुए कहा कि उसकी मदद करनी पड़ेगी। वो मान तो गया, लेकिन रिया को छेड़ते हुए बोला कि उसके लिए उसे घूस देनी पड़ेगी। घूस? क्या घूस देनी होगी? क्या घूस चाहिए तुम्हें? सुने तो जरा। रिया की बात पर आलोक ने आंख मारते हुए कहा कि रोज उसे आलोक को ढेर सारी पप्पी देनी पड़ेगी। ओहो, तो जनाब मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। बोलकर एक जोर की पप्पी आलोक के गाल पर जड़ते हुए रिया ने उसे थैंक यू कहा और अपने काम में लग गई। अनुपमा को कोई शंका ना हो, इसीलिए कह सुनकर उसने उसे राज के साथ फिल्म देखने जाने के लिए राजी कर लिया। इसी बीच वो अपने काम को अंजाम देने में लग गई। राज और अनुपमा की 25वीं शादी की सालगिरह की पार्टी घर पर ही रखी गई थी, जहां राज, आलोक, रिया के दोस्तों के अलावा और भी कई मेहमानों को बुलाया गया था। अमेरिका से राज की बहन और बेंगलुरु से मीठी भी आ चुकी थी। घर में खूब रौनक थी। अनुपमा को तैयार करने के लिए रिया ने पार्लर वालों को घर पर ही बुला लिया था। मम्मा, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। एक प्यारा सा गिफ्ट का पैकेट अनुपमा की तरफ बढ़ाते हुए रिया बोली। तो अनुपमा कहने लगी कि इसकी क्या ज़रूरत थी। ज़रूरत थी मम्मा, लेकिन पहले आप ये पैकेट खोलो तो सही। देखो तो ये गिफ्ट कैसा लगा। रिया का कलेजा जोर जोर से धड़क रहा था कि पता नहीं अनुपमा इस गिफ्ट को देखकर कैसे रिएक्ट करेगी, कहीं गुस्सा न हो जाए। आलोक भी सांस रोके खड़ा था, लेकिन जैसे ही अनुपमा ने वो पैकेट खोला, अवाक उसे देखती रह गई। ये क्या है बेटा? ये तो मेरी माँ की साड़ी जैसी दिख रही है, लेकिन ये तो लहंगा है। मम्मा, मैंने आपकी माँ की बनारसी साड़ी जो दीपावली के पटाखे से जल गई थी, उसे लहंगे का रूप दे दिया। कैसा लगा बताओ मम्मा? पसंद आया आपको ये लहंगा? उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके हाथ में उसकी माँ की साड़ी का बना लहंगा है, वो भी इतना खूबसूरत। लेकिन उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे कि वो क्या बोले। बस उसकी आंखों में झरझर कर आंसू बहने लगे, ये सोचकर कि क्या वो अपनी शादी की 25वीं सालगिरह पर माँ की बनारसी साड़ी पहन सकती है। हाँ, भले ही साड़ी का रूप बदला है, पर है तो उसकी माँ की बनारसी साड़ी ही ना। साड़ी से बने लहंगे को अपने सीने से लगाकर अनुपमा फफक कर रो पड़ी। जब उसने वो लहंगा पहना तो लगा उसकी माँ उसे आशीर्वाद दे रही हैं, और वो सब हुआ था सिर्फ और सिर्फ उसकी बहू की वजह से। अपनी बहू को अपने सीने से लगाकर अनुपमा ने न जाने कितनी बार उसे चूमा और प्यार करते हुए बोली, कितनी किस्मत वाली हूँ मैं जो मुझे तुम जैसी बहू मिली। और बेटा कुछ नहीं, आलोक ने मुंह बनाया तो अनुपमा उसे भी प्यार करने लगी। वैसे मम्मा, रिया का मतलब ही होता है समझदार, बुद्धिमान, संस्कारी और शक्तिशाली। इसीलिए तो मैंने इसे चुना अपने लिए। आलोक की बात पर जहाँ सब हंस रहे थे, वहीं अनुपमा माँ की बनारसी साड़ी से बने लहंगे को प्यार से सहला रही थी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।